आज जो है हम लोग एक नए लेक्चर के साथ में हैं। ड्यू टू सम रीज़न मैं हूँ नहीं अपने घर पे, तो मुझे बाहर से शूट करना पड़ रहा है, इसलिए जो है मैं ऑन बोर्ड शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पीपीटी की मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को दो चीज़ पढ़ने का है, एक जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड वन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो पहला हम लोग शुरुआत जो है स्टेट लेजिस्लेचर की ओर से कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग धीरे धीरे इसमें पढ़ते जाएंगे। एज यू नो, आई एम अविनाश कुमार, दिस इज माय लेक्चर फर्स्ट। सो लेट्स बिगिन। दिस इज द स्टेट लेजिस्लेचर। जिस तरह से जो हम लोग देखते हैं क्या कि स्टेट का अगर हम लोग बात करते हैं यूनियन का, यूनियन लेवल पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनियन लेवल पे जो है लेजिस्लेचर का काम कौन करता है? तो पार्लियामेंट करता है, पार्लियामेंट करता है। ऑन द स्टेट लेवल इसका काम कौन करता है? तो स्टेट लेजिस्लेचर करता है, स्टेट लेजिस्लेचर करता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में विस्तार रूप से पढ़ रहे हैं। तो पहला हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का, कि भाई अगर स्टेट लेजिस्लेचर है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे स्थान मिला है, क्या उसका जो है स्टेटस है। तो एज वी नो, इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, और जहाँ भी हमारा फेडरल स्टेट रहेगा तो भाई वहाँ पे टू टाइप्स के गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल लेवल पे काम करती है और एक जो है आपका प्रोविंशियल लेवल या स्टेट लेवल पे काम करती है। तो हमारा इंडिया जो क्या है, फेडरल स्टेट है विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे पास किस तरह की गवर्नमेंट है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेजिस्लेचर हमारे पास जो है, जिसके अंदर लेजिस्लेचर है वो दोनों लेवल पे है, यूनियन लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है। यूनियन लेवल पे अभी तुरंत हम लोगों ने बात किया कि क्या है, तो यूनियन लेवल पे जो है हमारा पार्लियामेंट है, और स्टेट लेवल पे क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर है। स्टेट लेजिस्लेचर है हम लोगों का, ठीक है। अब इस चीज को जो है आर्टिकल्स के कौन से आर्टिकल्स में दिए हुए हैं? तो आर्टिकल्स जो हमारा 168 से लेकर के 212 तक जो है वो कौन से पार्ट है? पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है हमारा किस किस चीज से? तो ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है, कैसा होना चाहिए, कॉम्पोजिशन, कौन कौन से लोग होंगे इसमें, कहाँ कहाँ के लोग आकर के बैठेंगे, कितने लोग होंगे, संख्या कितनी होगी, उसके बाद कितने का ड्यूरेशन होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितने का ड्यूरेशन होगा, ऑफिसर्स कौन होंगे, प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, प्रिविलेजेस क्या होंगे, पावर्स क्या होंगे, एंड सो ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये सारे चीजों के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का। तो स्टेट का जो है लेजिस्लेचर, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है कि भाई यूनिकैमरल होना चाहिए कि बाई कैमरल होना चाहिए, एक सदनीय होना चाहिए या द्विसदनीय होना चाहिए। ये बहुत सारी चीजों पे जो है ये बेस्ड होता है। जैसे क्या क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, नेचर कैसी है उसकी सरकार की, इट्स गवर्नमेंट यूनिटरी है कि फेडरल है, उसके बाद पॉपुलेशन कैसा है, छोटा पॉपुलेशन या बड़ा पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो भाई सबको जो है हम लोगों को क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन देना है, तो मे भी वहां पे पॉसिबल हो कि हम लोग को जो दो सदनीय सभा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके साथ क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर कुछ है, या फिर स्टेट का जो है उनका अपना लेजिस्लेचर का कुछ डिसीजन है, ये सारे चीजों के ऊपर जो है डिटरमाइन करता है, इस पे बेस्ड होता है कि स्टेट जो है कैसा होना चाहिए। स्टेट यूनिकैमरल लेजिस्लेचर उसके अंदर में होना चाहिए या बाई कैमरल होना चाहिए। हमेशा की तरह आपको मैं हमेशा की तरह मैं आपको जैसा बताता हूं कि हम लोग झारखंड का, तो ये झारखंड विधानसभा की है। झारखंड स्टेट लेजिस्लेचर का जो है ये पिक है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि लेजिस्लेचर हैज द टू हाउसेस, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। अपर हाउस, लोअर हाउस, और उसके अलावा क्या होते हैं, गवर्नर, ये तीनों मिलकर के जो है यहाँ का जो लेजिस्लेचर है उसकी ये पार्ट्स होते हैं। हर जगह ये ऐसे नहीं है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम लोग विधान परिषद बोलते हैं, इज द अपर हाउस, वाइल द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड द विधानसभा, इज कॉल्ड द लोअर हाउस। थोड़ा सा इसमें जो हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को थोड़ा देखते हुए चलेंगे, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बाय द एक्ट, यहाँ पे बाय द इंडियन एक्ट ऑफ 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी से जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था बाई कैमरलिज्म इन इंडिया एट द सेंटर लेवल। तो वह उस समय क्या था कि सेंटर लेवल पे जो है दो सदनीय क्या कह सकते हैं, सदन का जो है सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन कराया गया था हम लोगों को। लेकिन धीरे धीरे क्या देखा जाने लगा कि भाई 1919 के बाद जब 1935 का जो है इंडियन एक्ट ऑफ 1935 आया, तो उसमें क्या क्या दिया गया कि बाई कैमरलिज्म को जो एक्सटेंड कर दिया गया, कहां तक, तो उसको जो है प्रोविंशियल लेवल पर जो है उसको ये कर दिया गया। और उस समय जो है
6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में जो है 6 प्रोविंस में जो है उस समय इसको लागू कर दिया गया। कौन कौन से प्रोविंस थे? पहला था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंस। तो ये 6 जो है आउट ऑफ 11 जो प्रोविंस थे उसमें इनको जो है बाइकैमरलिज्म को जो है एक्सटेंड करा गया था। आज हम लोग जब बात करते हैं 2025, ठीक है, आज हम लोग 2025 में जब बात करते हैं तो अभी भी हमारे पास क्या है? ओनली 6 स्टेट हैव द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अभी भी हमारे पास क्या है? 6 स्टेट के पास ही द्विसदनीय व्यवस्था है। किसके किसके पास है? तो पहला कौन है हमारा? आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा है? बिहार। तीसरा क्या है? कर्नाटक सॉरी। चौथा कौन है? महाराष्ट्र। फिर कौन है? तेलंगाना। और फिर कौन है? उत्तर प्रदेश। तो ये अभी हम लोग के पास जो है टोटल 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिसके पास क्या है? बाइकैमरलिज्म अभी भी है इन 2025 में। नेक्स्ट अब हम लोग का है क्रिएशन एंड एबोलिशन। क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ द अपर हाउसेस इन द स्टेट। अब किसी स्टेट में जो है अपर हाउस होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या प्रोसीजर होगा उसका, और अगर नहीं होगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो ये दोनों का अधिकार जो है किसके ऊपर दिया गया है? तो डायरेक्टली किसी भी स्टेट का पार्लियामेंट के ऊपर रहेगा। तो हमारा क्या देखते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर रहेगा, और अगर सेंटर पे बात करें तो ये पार्लियामेंट के ऊपर होगा। तो अंडर आर्टिकल्स 169 के तहत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये एम्पावर किया गया है कि भाई किसी भी स्टेट को बनाया जा सकता है या फिर उसको जो है एबॉलिश किया जा सकता है। किसका? ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जिसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? तो एक जो है हम लोगों को जो है रिजोल्यूशन पास कराना होगा। किसके द्वारा? जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, और वो भी क्या चीज के साथ? स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी को पहले समझेंगे कि व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या है कि उसके पास जितने भी टोटल मेंबर हैं प्लस 2/3 ऑफ दोज प्रेजेंट एंड द वोटिंग, जो उस समय जो प्रेजेंट होंगे सदन में, और उनका जो है 2/3 होना चाहिए। जो प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं उसमें जो है 2/3 होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। तब जाकर के जो है फिर वहां से पास होने के बाद वो आएगा पार्लियामेंट के पास। फिर पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर जो है उसे करना है या नहीं करना है, उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करके जो है इसको क्या करेगा? या तो क्रिएट कर देगा या तो फिर क्या कर देगा? एबोलिशन कर देगा इस चीजों को। अभी जो है जनवरी 2020 में क्या देखा गया कि आंध्र प्रदेश की जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने क्या किया कि एक रेजोल्यूशन पास किया है। लेकिन ये क्या क्रिएशन के लिए नहीं, इन्होंने किस लिए किया है? एबोलिशन के लिए किया है। किसका? लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ये रेजोल्यूशन अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा जो है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इससे पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसका हिस्ट्री को देखते हैं कि इससे पहले भी क्या कभी ऐसा कुछ हुआ? तो हाँ, बहुत बार हो चुका है। इसी आंध्र प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो है सबसे पहले क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है क्रिएशन कब हुआ था? तो 1957 में एक बार हो चुका है। लेकिन उसका एबोल्यूशन कब हुआ? तुरंत उसके कुछ दिनों बाद जो है 1985 में जो इसको क्या कर दिया गया? इसको बोला गया कि नहीं नहीं, हम लोगों को ये नहीं चाहिए, तो इसको एबोल्यूशन इसका करा दिया गया, ठीक है। उसके बाद पुनः जो है ये 2007 में इसको जो है क्रिएट किया गया, ठीक है, क्रिएशन फिर किया गया। और जैन 2022 में अभी इसका एबोल्यूशन का बात चल रहा है, जो अभी हम लोग पिछली स्लाइड में इसको पढ़े हैं। उसी तरह से देखते हैं हम लोग तो तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट जो है 2010 में जो है ये लोग क्या करते हैं कि भाई एक जो है रेजोल्यूशन लेके आते हैं, और इसको लोग आकर के क्या बोलते हैं कि भाई हमको क्या करना है कि अपना जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या करना है? तो एबोलिश करना है। लेकिन क्या होता है फिर पुनः जो है ये लोग क्या करते हैं कि 2011 में जो है एक लेकर के आते हैं, और आकर के उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट जो है 2010 में लाया जाता है, और जिसके तहत ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमको क्या करना है कि हमको जो है क्रिएट करना है। उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु काउंसिल एक्ट 2010 में आता है, ठीक है। और वो जो है ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमको क्या करना है कि अपने को जो है 2010 में ये लोग क्या बोलते हैं कि अपने को क्रिएट करना है, ठीक है। और ये जब चल ही रहा होता है उसी दरमियान 2011 में ये लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, इसको जो है क्या करना है? अपने को एबॉलिश करना है। तो जब ये एबॉलिश होता है इसी की वजह से क्या है, ये अभी तक जो है कभी भी ये इफेक्ट में नहीं आया और इसको लागू नहीं किया गया है। तो हम देखते हैं कि 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आता है, जो क्या बोलता है कि भाई अपने को जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है प्रोवाइड करने के लिए मध्य प्रदेश एक रेजोल्यूशन पास करता है। लेकिन आज तक ये भी जो है अभी तक नोटिफाइड नहीं हो पाया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसका? तो उसके बाद देखते हैं जम्मू और कश्मीर का। तो जम्मू और कश्मीर के बारे में आपको पता ही है कि जम्मू और कश्मीर में क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिश किया गया है। किसके द्वारा?
जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जो आया था उसके तहत जो है इसके यहाँ का जो भी लेजिस्लेशन है उसको क्या कर दिया गया है, उसको एबोलिश कर दिया है। तो अगर हम लोग मोटा मोटी कह सके तो अभी इंडिया में जो 22 स्टेट्स है जिसके पास यूनिकैमरल सिस्टम है, और 6 स्टेट है जिसके पास क्या है, बाइकैमरल सिस्टम है। हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द स्टेट। तो 2 हाउसेस जो है हम लोग के पहले जो हैं जिसका नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरे का नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, दोनों को देखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि दोनों को एक साथ देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो है इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे जो हम लोग इसको देखेंगे, ताकि हम लोग को समझने में थोड़ा सी सहूलियत है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा, तब आपको जाकर के ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या देखते हैं कि भाई इसमें जो भी है डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं एडल्ट सिटीजन के थ्रू जो है, और जनरल इलेक्शन कराया जाता है। जबकि इसके अंदर में क्या होता है कि भाई इसके अंदर में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। हम लोग का जो है स्टेट काउंसिल जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है इस तरह का प्रावधान नहीं है। तो पहले इसके प्रावधानों को सारे को देखते चलते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर आएंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, लोअर हाउस, ठीक है, इसका रोल क्या है? तो प्राइमरी इसका है कि भाई ये क्या है, तो लॉ मेकिंग बॉडी है, और इसी को पॉपुलर हाउस है भाई ये। और साथ ही में क्या है, ये सेंटर है किस इसका, पावर इन द स्टेट, जो शक्तियां हैं स्टेट के पास उसका क्या है, ये सेंटर है। स्ट्रेंथ क्या है, तो भाई मैक्सिमम 500 है और मिनिमम कितने हैं, 60 हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे स्टेट जो है कुछ बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि विश्व में जो है 5वां स्थान रखते हैं, जबकि वहीं के पास देखते हैं कि हमारा सिक्किम विक्किम जो है काफ़ी छोटा है। तो इसीलिए हम लोग इसके ऊपर जो है कुछ एक्सेप्शंस रखें, कुछ अपवाद हैं हमारे पास। सिक्किम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों को पास देखेंगे तो इनके पास जो है कितने हैं सीट्स, तो 30 इनके लिए रखा गया है सीट्स को, ठीक है। और वहीं पे मिजोरम में देखते हैं तो कितना है, 40 रखते हैं, और नागालैंड में कितना देखते हैं, 46 रखे हुए हैं हम लोग। गवर्नर जो है एक मेंबर जो है एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से जो है हम लोग को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ऐसा नहीं है। ओरिजिनली जो है इसको सिर्फ 10 सालों के लिए जो है इसको किया गया था, मतलब कब तक, 1960 तक। लेकिन क्या देखा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है इसको कंटिन्यू जो एक्सटेंड करते गए, और ये कब तक आ गया, तो ये आ गया 2019 तक। तो 2019 में फाइनली जो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और ये इफेक्ट में कब से आएगा, तो 21 जनवरी 2020 से ही ये हमारा इफेक्ट में आ चुका है, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास कोई भी नॉमिनेटिव मेंबर नहीं है। सेम यही जो है यूनियन के लिए भी था और स्टेट के लिए था, और दोनों को इससे एबॉलिश कर दिया गया है। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट मींस विधान परिषद, ठीक है, अपर हाउस, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका कंपोजिशन क्या है कि 1/3 जो है इसके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे किसके द्वारा, तो असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। प्लस क्या है, 1/3 जो लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपालिटी, डिस्ट्रिक्ट, इसके द्वारा जो है इलेक्ट किए जाएंगे। 1/12 जो है इसके इलेक्ट किए जाएंगे जो वहां के ग्रेजुएट्स हैं उसके द्वारा। लेकिन हाँ, शर्त क्या रखा गया है कि वो 3 साल पहले जो है अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हों और वो उस स्टेट में रह रहे हों। उसके बाद क्या है, 1/12 जो है इलेक्ट किए जाए टीचर्स के द्वारा, ठीक है। और टीचर्स में क्या है वहां पे देखना है कि टीचर्स के द्वारा किया जाए, और वो भी 3 साल तक उस स्टेट में रहे हो, और स्टैंडर्ड उनका क्या होना चाहिए भाई, सेकेंडरी स्कूल से एबव के जो टीचर हो वही कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि भाई 1/3 जो है हमारा हो गया, वो एक जगह से जो है वो कौन से हो गए, तो असेंबली से हो गए। प्लस क्या है, 1/3 जो हम लोग का क्या हो गया, म्युनिसिपालिटी से हो गया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से हो गया। प्लस क्या है, 1/12 जो है हमारा कहाँ से हो गया, तो वो हमारा जो है ग्रेजुएट से हो गया। अब प्लस 1/12 जो है हमारा कहाँ से हो गया, तो वो जो है हमारा हो जाएगा हाई स्कूल के टीचर्स जो है, मतलब हाई स्कूल से ऊपर के जो टीचर्स है ये। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो हम लोग देखेंगे क्या कि 4 + 4 + 1 + 1, तो इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा 10/12। दैट मीन्स इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5/6 मेंबर जो है वो क्या है, किसी भी तरह से इसमें नॉमिनेट हो रहे हैं कुछ, और कुछ लोगों के द्वारा भेजे जा रहे हैं। और इसके साथ फिर हम लोग क्या देखते हैं कि इसी में 6 में 1/6 जो है वो क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, ठीक है। और उनका फील्ड क्या होता है, तो उनका फील्ड अलग होता है। आगे इसमें देखते हैं तो इसका क्या है, एक रिवाइजिंग बॉडी है, जो भी स्टेट के द्वारा जो है, जो पॉपुलर हाउस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, स्टेट असेंबली के द्वारा जो भी चीजों को अगर एक्ट बनाया जाएगा, जो भी पार्लियामेंट के लिए जो है पेश किए जाएंगे, उसको ये क्या करेगा, तो रिवाइज करेगा।
इस स्ट्रेंथ इज लिमिटेड टू द 1/3 ऑफ द असेंबली ऑफ द स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि ये परमानेंट रहता है, डिसॉल्व नहीं होता है, उसका स्ट्रेंथ जो है लिमिटेड रहता है 1/3 ऑफ द असेंबली स्ट्रेंथ। साथ ही साथ में क्या होता है, किस किस से स्टेट में है, तो अभी हम लोग को पहले से पता है कि ये 6 स्टेट में है, अभी तक इंडिया में ये 6 स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर भी था तो उसको हम लोग देखे कि ये हट गया। उसके ऊपर अभी हम लोग देख लिए हैं क्या कि भाई 1/6, ठीक है, 1/6 जो है इसका क्या होंगे, ये जो है गवर्नर के द्वारा जो है इसको नॉमिनेशन दिया जाएगा। अब दोनों का ड्यूरेशन देख लिया जाए तो भाई इसका तो है नॉर्मल जो टर्म होता है हम लोग का 5 इयर्स का, ये वही टर्म्स है। हाँ, कभी जरूरत पड़ा तो गवर्नर जो है इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी समय पे। और जरूरत पड़ा तो इसको क्या करेंगे, इमरजेंसी के टाइम में इसको 1 साल के लिए जो है इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 1 साल के लिए इसमें एक्सटेंशन भी किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, विधान परिषद की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि भाई ये क्या है, एक जो है राज्यसभा की तरह जो है ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ठीक है। और ये कभी भी जो है क्या है, ये किसकी भी तरह से जो है डिसोल्यूशन का जो है सब्जेक्ट नहीं है। और इसके 1/3 जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं कि हर 2 साल में जो है रिटायर होते हैं। और इसका जो है टेन्योर कितना का होता है, तो 6 ईयर का होता है। और इसमें जो भी लोग होते हैं वो नॉमिनेट करके जाते हैं, आप लोगों ने अभी देखा ही है। नेक्स्ट क्या है, मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसी को हम लोग बोलते हैं MLA, ठीक है, MLA, और हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई विधायक बनने के लिए जो है क्या क्या जो है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या जो है मेंबरशिप के लिए जो है हम लोगों को प्रोविजंस दिए हुए हैं। वो क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ठीक है। वो जो है सारे निर्देशों को वो पालन करेगा, उसके अनुसार जो भी चीज उसे कहा जाएगा वो करेगा, भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को वो क्या करेगा, बनाए रखेगा। इसी के साथ साथ जो है पार्लियामेंट में जो है और भी कुछ दिए हुए हैं। द प्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951, इसके तहत जो है कुछ क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से क्वालिफिकेशंस उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है तो ए पर्सन मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो क्या होना चाहिए, एक इलेक्टर होना चाहिए, मतलब उसका जो है स्टेट का जो हम लोग का जो है वोटर आईडी का जो ये होता है वोटर लिस्ट, उसमें उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, जिस भी स्टेट का ये है। एंड टू बी क्वालिफाइड फॉर द गवर्नर नॉमिनेशन, ठीक है। और गवर्नर के नॉमिनेशन के लिए वो स्टेट का जो है रेसिडेंट होना चाहिए। और अगर कोई भी आदमी MLA बनना चाहता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में बनना चाहता है, उसके लिए क्या है कि भाई वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इलेक्टर होना चाहिए, ठीक है, मतलब वहां पे उसका जो है वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और he must be an SC and ST if he want to contest the seat reserved for the SC and ST respectively। अगर वो SC और ST सीट से अगर मान ली लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको उस एरिया में जो क्या है SC और ST का डिग्री उसके पास होना चाहिए। आज तक के लिए जो है इतना ही, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि अगर हम लोग पहुंच गए तो नेक्स्ट लेक्चर और बेहतर होगा। थैंक यू।